हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अभी तक हम लोगों ने 108 क्वेश्चन तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। 100 क्वेश्चन हमने पहले देख लिया था, 8 क्वेश्चन भी देख लिया था। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सिविलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया। 1982 के दौरान नागरिक और जनजातीय विद्रोहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है, चुआल रिबेलियन वाज सप्रेस्ड बाय द पाइक्स हेरिडेटरी पुलिसमैन विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर के सहयोग से जो चुआर विद्रोह था उसको अंग्रेज ने दबा दिया, मतलब पाइक ने दबा दिया। दूसरा, फराजी रिवोल्ट जो था शुरू हुआ था एक किसान आंदोलन के रूप में, बाद में ये धार्मिक आंदोलन बन गया दूदू मियाँ के जो है टाइम पे। तीसरा है कि कुका जो मूवमेंट है पंजाब का, वो नामधारी मूवमेंट का पार्ट था। तो देखिए, चुआर अगर विद्रोह का बात करेंगे तो चुआर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1798 से लेकर 1799 में। कहाँ हुआ था? वेस्ट बंगाल के बांकुरा ज़िले में हुआ था, ठीक है। और इसको लीड किया था कौन? दुर्जन सिंह ने लीड किया था, ठीक। ये आंदोलन का मेन काम ये था कि जो लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी था ब्रिटेन का शोषणकारी, उसके विरोध में अपोज करना। इस आंदोलन को जो नेतृत्व दिए थे वो दुर्जन सिंह दिए थे और चुआर लोगों ने दिया था। चुआर लोग जो थे ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे। और पाइक्स थे, पाइक लोगों ने भी सहयोग किया था। पाइक्स कौन थे? वो आपका परंपरागत रूप से, वंशानुगत रूप से पुलिस लोग थे, जो वहाँ के राजा के समय में जो है पुलिस सिंह का काम करता था, ठीक है, राइट। लेकिन जब अंग्रेज आया तो क्या किया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण ट्राइबल लोग डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो अपना अधिकारी लोगों को नियुक्ति किया। तो जो पाइक्स लोग थे वो क्या हो गए? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो बेरोजगार हो गए। इसीलिए चुआर और पाइक्स लोगों ने मिल के जो है अंग्रेज के विरोध में जो है आंदोलन को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे लेकिन पहला स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, कि चुआर आंदोलन को पाइक्स के सहयोग से अंग्रेजों ने दबा दिया। तो गलत है कि पाइक लोगों ने जो है अंग्रेजों को कूटने में मदद किया, ठीक है। तो अंग्रेज को मारा पीटा, ना कि आंदोलन को दबाया, ठीक है। अंग्रेज को आंदोलन को मजबूत किया वो। फिर फराजी आंदोलन जो था ये आपका शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और इसको लीड किए थे हाजी सरियतुल्लाह ने। किसने लीड किया था? हाजी सरियतुल्लाह ने। और ये 19वीं सेंचुरी में हुआ था। शुरू में ये आंदोलन जो है धार्मिक आंदोलन के रूप में स्टार्ट हुआ था, रिलीजियस मूवमेंट में। लेकिन बाद में ये आंदोलन जो है आपका किसान का आंदोलन बन जाता है, पीजेंट मूवमेंट बन जाता है, पीजेंट रिबेलियन बन जाता है। और किसके नेतृत्व में? तो हाजी सरियतुल्लाह का जब बेटा होता है दादू मियाँ, तो दादू मियाँ के नेतृत्व में ये आंदोलन जो पहले धार्मिक आंदोलन हुआ करता था वह एक किसान आंदोलन के रूप में उभर के आता है। लेकिन ये बोल रहा है कि फराजी आंदोलन शुरू में ही किसान आंदोलन में शुरू नहीं हुआ था। शुरू में वो धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था, बाद में दूदू मियाँ के संदर्भ में वो क्या बन गया था? एक किसान आंदोलन बन गया था। फिर बोल रहा है कुका मूवमेंट जो पंजाब का था वो पार्ट था नामधारी मूवमेंट का। तो ये सही है, ठीक है। कुका जो मूवमेंट था वो लाया गया था क्योंकि अंग्रेज जो है था एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर, नया जो है एक राजनीतिक व्यवस्था पंजाब में लाने वाला था। तो उसके विरोध में जो है उन लोगों ने नामधारी आंदोलन चलाया, पंजाब के कुका लोगों ने। और उसी का पार्ट कुका आंदोलन था। मेन मकसद वही था कि ब्रिटिश की रूल को, ब्रिटेन के शासन को वहाँ को उखाड़ फेंकना और नामधारी लोगों का, कुका लोगों का शासन व्यवस्था वहाँ पे लाना, ठीक है। इसके जो फेमस लीडर थे वो उनका नाम था राम सिंह, ठीक, राम सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा ओनली 1, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए ऑथर ऑफ द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42, ए मेजर एनालिटिकल स्टडी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू द क्विट इंडिया मूवमेंट। बोल रहा है, इनमें से कौन ने एक व्यक्ति एक बुक लिखा जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42, जिसमें जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन के बीच का जो वर्णन है उसका विश्लेषणात्मक वर्णन है, ठीक। तो ये किसने लिखा था? इसने लिखे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। किन्होंने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, याद रखिएगा। इन बुक का नाम क्या है? इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो इसको किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका 10 का बी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जवाहरलाल नेहरू के फेमस जो बुक्स हैं उनका क्या नाम है, महात्मा गांधी की फेमस जो बुक्स हैं उनका क्या नाम है, ठीक है। और अगर सरदार पटेल का कोई बुक है फेमस तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11।
बोला यूनियन बजट 2024-25 हैज एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स फॉर इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, बोल रहा है केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेज ऑफ SMR ओवर द कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अभी हम लोग जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे फोकस कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर, जो बड़ा बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके तुलना में जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसका क्या क्या लाभ है। ठीक, तो अगर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का बात करेंगे तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है एक एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। इसकी पावर कैपेसिटी लगभग आपको जो है 300 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है उसका पर यूनिट पावर उसका हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका पावर, अगर हम बात करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर उसके पावर का 1/3 होता है, छोटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने के लिए बहुत कम स्पेस का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो फैक्ट्री में भी हम इसको बना सकते हैं, छोटे फैक्ट्री में भी आसानी से बना सकते हैं, आसानी से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको अफोर्डेबल है बनाना, सिवाय बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को जिसको बनाने में भी पैसा लगता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान हम शिफ्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट होगा या सिर्फ ना के बराबर होगा। ठीक, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में आपको पता है कि चूँकि बहुत छोटा छोटा है, ठीक है, इसलिए इसमें ईंधन का रिक्वायरमेंट जो है, फ्यूल का रिक्वायरमेंट भी कम होता है। बार बार जो है आपको उसमें ईंधन फ्यूल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जो बड़ा बड़ा प्लांट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है, उसको 1 से 2 साल में बार बार भरना होता है। लेकिन जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसमें ईंधन आपको भरने के लिए 3 से 7 साल वो आराम से चल जाएगा, फिर दोबारा भरो। ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है आपको डायरेक्टली उसमें हम थोरियम यूज नहीं कर सकते। हम लोग थोरियम को सबसे पहले ब्रीडिंग कराना पड़ेगा। ब्रीडिंग मतलब उसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट, समझ रहे हो। देखो, जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जो परंपरागत न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसमें हम थोरियम से कन्वर्ट करके यूरेनियम 233 बना सकते हैं। देखिए, यूरेनियम कोई भी अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल यूज करना है तो लास्ट में आपको यूरेनियम 233 बनना ही चाहिए, क्योंकि यही आगे टूट के एनर्जी देता है। थोरियम डायरेक्ट टूट के एनर्जी नहीं देगा, या यूरेनियम 232 भी टूट के एनर्जी नहीं देगा। ठीक, हमको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, यही टूट के आगे एनर्जी देता है। ठीक है ना, तो इसीलिए जो बड़ा बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें थोरियम डालने से वो कन्वर्ट तो हो जाता है, लेकिन स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, वो अपने आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता यूरेनियम 233 में। इसलिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में थोरियम डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते, उसको ब्रीडिंग कराएंगे। ब्रीडिंग करने का मतलब है उसको यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके यूज होगा वो। ठीक है, तो ये था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में। अब देखिए स्टेटमेंट बोल रहा है दे कैन बी फैक्ट्री बिल्ट अनलाइक कन्वेंशनल रिएक्टर दैट आर बिल्ट ऑन द साइट। बोल रहा है इन्हें फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, पारंपरिक रिएक्टरों के विपरीत जो कि निम्न साइट पर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, उसको फैक्ट्री में बनाया जा सकता है। फिर बोल रहा है दे रिक्वायर लेस फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल रिएक्टर। ये भी सही है, पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में इन्हें कम बार ईंधन भरने की जो है वो आवश्यकता होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर बोल रहा है दे कैन डायरेक्टली यूटिलाइज थोरियम एज फ्यूल विदाउट द नीड ऑफ ब्रीडिंग। ये गलत है, डायरेक्टली इसमें हम थोरियम यूज नहीं कर सकते, हमको ब्रीडिंग करवा के यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर यूज कर सकते हैं। तो हमें करेक्ट आंसर पूछा है, ठीक है, सही उत्तर। तो तीसरा तो गलत है, तो ये स्टेटमेंट चला गया, पहला दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट हमको निकल गया, बी होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 12। पूरा कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडी। निम्नलिखित जल निकायों पे हमको क्या करना है, विचार करना है। तो बोल रहा है गल्फ ऑफ ओमान, ब्लैक सी, अराल सी और कैस्पियन सी। ठीक है, सबका लोकेशन आपको पता है कि कौन सा जो झील है वो कहाँ पे है ना। तो फिर बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू अपीयर एज वन ट्रैवर्स द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक पता है आपको, भारत सरकार जो है बहुत सारे देशों के संगठन से मिल के जो है INSTC बना रहा है। क्या बना रहा है, और बना रहा है, और वो प्रोसेस में भी है ना। और हाल ही में रूस जो है 2 ट्रेन भेजा है जो कोयला से लदा हुआ, इंडिया भेजा है INSTC कॉरिडोर को भेजते हुए। ठीक है, तो INSTC का बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है। मल्टी मॉडल मतलब इसमें रेल भी है, इसमें जो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, रोड ट्रांसपोर्ट भी है, सारा चीज़ है। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। कब इस्टेब्लिश किया गया था,
2000 एडी में इसको इस्टेब्लिश किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा, रूस के द्वारा और इंडिया के द्वारा। ये 3 देश किए थे, बाद में बहुत सारे देश इससे मिल के उभर के मतलब जुड़े हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करेंगे तो देखिए कैस्पियन सी तो होगा ही, क्योंकि कैस्पियन सी के इर्द गिर्द हमारा क्या स्थित है? आपका रूस, तो ये तो होगा ही, ठीक है। और गल्फ ऑफ ओमान तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया को जाना है आपको आगे, अब देख लीजिए INSTC किधर किधर क्रॉस करता है। तो देखिए दोस्तों, ये INSTC का डायग्राम है। अभी देखो, अगर इंडिया को जाना है तो हमें इंडिया को स्वेज कैनाल होते हुए जो है यूरोप ये सब जाना पड़ता था, रूस जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो बहुत आपका फ्यूल भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो भारत सरकार सोचा क्यों ना जो है हम एक कॉरिडोर टाइप का बनाए, ठीक है। इसे रूस को भी आसान पड़ेगा सामान भेजने में और बाकी देशों को भी आसान पड़ेगा। तो भारत सरकार सोचा कि सेंट मुंबई पोर्ट से, ठीक है, हम जाएँ आपका बंदर अब्बास ईरान में, यहीं पे आपका ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, फिर ईरान होते हुए तेहरान वहीं पे, ठीक है। उसका देखो ये कैस्पियन सी है, ठीक है, ये बाकू हो गया, अस्तराखान हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो होगा इसी को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला गया। नॉर्थ साउथ कैसे? ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ठीक है, रिस्पेक्ट में, और इंटरनेशनल है क्योंकि बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ है। तो देखिए इसे आपका जो हमारा अराल सी है यहाँ पे वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक सी है वो भी इंक्लूड इसमें नहीं है। तो इसमें आपका कैस्पियन सी है, इसमें आपका गल्फ ऑफ ओमान है, बाकी देश हैं इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रूस और भी बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान जो है होगा, कैस्पियन सी भी होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो पहले 3 देश से, बाद में 10 देश और इससे जुड़ गए। तो अभी प्रेजेंट में इसमें 13 देश के आसपास हैं। कौन कौन से नए देश 10 जुड़े हैं इसमें? इसमें जुड़े हैं अजरबैजान, ठीक, इसमें जुड़ा है अजरबैजान, ठीक है। इसमें जुड़ा है आर्मेनिया, ठीक, इसमें जुड़ा है कजाकिस्तान, इसमें जुड़ा है किर्गिस्तान, इसमें जुड़ा है ताजिकिस्तान, इसमें जुड़ा है टर्की, इसमें जुड़ा है यूक्रेन, इसमें जुड़ा है बेलारूस, इसमें जुड़ा है ओमान और इसमें जुड़ा है सीरिया, ठीक। तो ये टोटल 10 देश और इंडिया, ईरान और रूस, टोटल कितना हो गया? 13 देश इससे जुड़ गए, ठीक है। बुल्गारिया जो है इससे अभी मेंबर नहीं बना है, उसमें वो जो बुल्गारिया है उसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, पर्यवेक्षक स्टेट के बीच में, स्टेट के रूप में वो अभी जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी पूरा पूर्ण सदस्य नहीं बना है, याद रखिएगा। बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, समझिए, बातचीत चल रही थी, है ना। हाल ही में रूस ने इसे ट्रेन के इस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के द्वारा ट्रेन से जो है कोयला इंडिया को भेजा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 रिपोर्ट वॉज रिसेंटली रिलीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया है? अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड्स ये रिपोर्ट, मतलब जो जंगल उंगल से रिलेटेड है, खाना से रिलेटेड है, फूड वूड से, उसको जारी करता है कौन? तो यूनाइटेड नेशन के अंदर में एक संस्था है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या रोम में है हेडक्वार्टर? बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमम जो हमारा फॉरेस्ट है, ठीक है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया जो गेन हुआ है, जो सब बढ़ा है, ठीक है, उसमें किसका सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है? चाइना का। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यहाँ पे है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ बढ़ा है? तो कहाँ बढ़ा है? चाइना में, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? रूस में, याद रखिएगा, ठीक है, एरिया के हिसाब से। उसके बाद आपका ब्राज़ील में, उसके बाद US में। इंडिया जो है नहीं आता है टॉप 5 में भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा रूस, फिर ब्राज़ील, फिर US, ठीक है। ये थोड़ा याद रखेंगे। इंडिया जो है अगर देखोगे तो रूस के बाद ब्राज़ील, कनाडा, 3 कंट्री हो गया, 4 5 6 7 8 9। इंडिया 9वें नंबर पे आता है फॉरेस्ट एरिया के कवरेज में, ठीक है। पहला रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA, चाइना 5वें स्थान पे है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे, 7 नंबर पे कॉन्गो है, 8 पे इंडोनेशिया, 9 पे इंडिया और 10 पे है पेरू, ठीक है। तो चलिए, तो ये जारी कौन करता है? FAO, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि IUCN कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, UNEP कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, और GF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी
ये कब बना था, GEF कब बना था और ये कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। स्टेटमेंट 1 है कि यूनियन बजट 2024-25 हैज़ प्रपोज्ड टू एबोलिश द एंजल टैक्स फॉर ऑल केसेस ऑफ इन्वेस्टर। बोला 2024-25 में ये बोला गया कि जो सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि एंजल टैक्स, ठीक है, एंजल टैक्स एक्टेड एज डेटरेंट टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द लिस्टेड कंपनी। और एंजल टैक्स ने सूचीबद्ध कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निवारक के रूप में कार्य किया है। मतलब डेटरेंट का रूप काम किया है कि एंजल टैक्स अगर होता था तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है लिस्टेड कंपनी में नहीं आता था, इसलिए सरकार ने उसको कम कर दिया, हटा दिया मतलब। तो देखो ये तो सही है कि एंजल टैक्स 2024-25 में बात हुई थी बजट में कि उसको हटाने का, लेकिन इसलिए बात हुई थी कि क्योंकि एंजल टैक्स का जो प्रावधान था उसको सरकार को उससे लॉस होता था क्योंकि इसका मिसयूज होता था। देखो कोई कंपनी है मान लो एक्स नाम की, ये अभी शेयर मार्केट में रजिस्टर नहीं है, ठीक है, और इसको पैसा उठाना है, नई नई कंपनी है, अभी इसको कोई जानता नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा, ठीक है, इस कंपनी को देगा और शेयर को जो है, इसका जो शेयर होगा अभी लिस्टेड नहीं है, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी ये शेयर मान लो मार्केट वैल्यू उसका कुछ भी होता है उस शेयर का, मान लो 1,000 रुपया, लेकिन एक व्यक्ति है वाई जो बोल रहा है कि 1,000 रुपया नहीं, हम आपको 1,200 रुपया इस कंपनी को देगा। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जो अनलिस्टेड है, शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, और वो जिस रेट पे आपको शेयर खरीद रहा है वो मार्केट में अगर वो किसी को बेचता है तो उसको व्यक्ति को जो है कंपनी को कम पैसा मिलता है, लेकिन वो जब वाई व्यक्ति को बेच रहा है, वाई व्यक्ति को, तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ऐसे चीज़ पे एंजल टैक्स लगता है, ठीक है, और ये व्यक्ति जो पैसा लगाता है उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। तो वो क्यों पैसा लगाएगा इस पर, हो सकता है कि कल को ये कंपनी एक्स कंपनी बहुत बड़ी हो जाए, जैसे अन अकेडमी के साथ हुआ, ठीक है, शुरू में बहुत छोटी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, तो फिर ये व्यक्ति ने जितना शेयर खरीदा था उसका हिस्सेदारी इस कंपनी पे होगा, प्लस उस कंपनी का वो मैनेजमेंट भी कर सकता है आगे चल के, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करता है, उसको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, जो खुद का पैसा लगाता है। एक व्यक्ति होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, ये भी जो है नई कंपनी में पैसा लगाता है जो शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये अपना पैसा नहीं, अपना पैसा भी लगाता है और बाकी से पैसा अरेंज करके लगाता है, ठीक है, उसका मेन काम होता है कंपनी से प्रॉफिट कमाना। लेकिन एंजल इन्वेस्टर का मेन काम कंपनी से प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, बल्कि उस कंपनी को स्टार्ट करना होता है, इसलिए इसको एंजल टैक्स बोलते हैं। एंजल मतलब परी होता है ना, तो ये चीज़ है। तो बोल रहा है कि तो स्टेटमेंट 2 गलत है क्यों, क्योंकि एंजल टैक्स जो होता है वो लिस्टेड कंपनी में नहीं लगता है, अनलिस्टेड कंपनी के प्रावधानों पे वो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो गलती हो गया स्टेटमेंट 2, तो आंसर इसका डायरेक्ट नेम को निकलेगा सी। ठीक है, स्टेटमेंट कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसेंट फाइंडिंग ऑफ डार्क ऑक्सीजन ऑन द डीप सी फ्लोर। तो हाल ही में जो है डार्क ऑक्सीजन का खोज हुआ था, साइंटिस्ट ने जो है डार्क ऑक्सीजन को खोजा, ठीक है, और कहाँ से खोजा, तो बहुत समुद्र के गहरे एरिया से खोजा। और डार्क ऑक्सीजन क्यों, क्योंकि इतना वो गहरा है क्योंकि वहाँ पे जो है आपको फोटोसिंथेसिस के लिए धूप नहीं मिलता था, फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर थे, ठीक है, ऐसे स्पीसीज थे, ठीक है ना, या ऐसा प्रक्रिया हो रहा था कि वहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा था। देखो ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो होता है वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन समुद्र के गहराई में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा है, फिर भी ऑक्सीजन वहाँ पे कैसे बन रहा है। तो इसको लेके साइंटिस्ट जो है डिस्कवरी किए कि, तो सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, वो ऑक्सीजन निकालते हैं, इसके लिए आपको प्लांट्स को आपको सनलाइट चाहिए, है ना, या अलगी को सनलाइट चाहिए, लेकिन समुद्र की गहराई में तो नहीं मिला, फिर भी वहाँ पे ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने पाया कि समुद्र की गहराई में जो आपका पॉलीमेटालिक नोड्यूल बनता है, ठीक है, ये पॉलीमेटालिक जो नोड्यूल है वो हो सकता है कि ऑक्सीजन को बना रहा होगा अपना प्रक्रिया के साथ, क्योंकि पॉलीमेटालिक नोड्यूल को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं चाहिए। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल क्या होता है दोस्तों, ये एक इसमें मेटल का गुच्छा होता है, ठीक है, जिसमें मेटल अंदर घुसा होता है, ये आयरन मैंगनीज हाइड्रोक्साइड और रॉक इसमें जो है
ओशियन के फ्लोर में दबे होते हैं और धीरे धीरे करके वो गुच्छा टाइप का बन जाता है और फिर उससे हम लोग मेटल भी माइनिंग करके अंदर समुद्र की गहराई में माइनिंग करके जो है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, ऐसा साइंटिस्ट ने पाया। उसी को हम लोग डार्क ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है समझ में आ गया। तो इट रिवील्स दैट द पॉलीमेटालिक नोड्यूल कैन फैसिलिटेट ऑक्सीजन प्रोडक्शन इवन विदाउट सनलाइट। तो ये सही है, यह बताता है कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल सूर्य के प्रकाश के बिना भी ऑक्सीजन उत्पादन को सुविधाजनक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ पुलिसिंग सिस्टम अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटेन शासन के तहत पुलिस व्यवस्था के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है वारेन हेस्टिंग्स एबोलिश्ड द पुलिसिंग फंक्शन ऑफ द जमींदार। बोला वारेन हेस्टिंग्स ने पुलिसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो ये गलत है। वारेन हेस्टिंग जो था वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर पे फोकस करता था। उन्होंने ज़मींदार को क्या किया था, पुलिसिंग का पावर भी दे दिया था। बाद में जब हमारा कौन आएगा, कॉर्नवालिस ये सब आएगा, तो वो क्या करेगा, ज़मींदारों से पुलिसिंग व्यवस्था को ले लेगा। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंबाइन द ड्यूटीज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड पुलिस ड्यूटी एज मजिस्ट्रेट। तो बोल रहा है कि कॉर्नवालिस जब आया था तो उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को राजस्व प्राप्ति करने का भी अधिकार था और पुलिस कर्तव्य के रूप में मजिस्ट्रेट का भी उसको पावर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है एकदम सही है। ठीक, इसके लिए कॉर्नवालिस ने सुझाव दिया था। ठीक, उसके बाद एक समिति बनती है जिसका नाम होता है बर्ड कमिटी, बर्ड समिति। ये ठीक है, ये भी आपका पुलिसिंग सिस्टम से रिलेटेड है और रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब प्रशासन से रिलेटेड है। ये बोला था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को का पावर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो पावर है मतलब रेवेन्यू कलेक्शन और पुलिस ड्यूटी उसको सेपरेट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, सेपरेट जो है आप डीएसपी बनाइए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाइए। इसके लिए बर्ड कमेटी जो है 1808 से लेकर 1812 में अपना सुझाव दिया था। ठीक है, फिर जो लेकिन क्या हुआ, 1844 आते आते जो कलेक्टर का पावर था और जो मजिस्ट्रेट का पावर था और जो पुलिस का पावर था उसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा था, इसलिए सारा को मर्ज कर दिया गया, कलेक्टर को ही पावर दे दिया गया है ना, रेवेन्यू कलेक्शन का भी और मजिस्ट्रेट और पुलिसिंग व्यवस्था का भी पावर दे दिया गया। ठीक, तो ये आपका ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इस्टेब्लिश द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी ठीक है, अभी भी भारत में पुलिस एक्ट के द्वारा ही पुलिसिंग होता है ना, बहुत पुराना है, सोचिए कितना। तो पुलिस एक्ट जो है था उसको इनेक्ट किया गया था, पुलिस कमीशन बना था 1860 में, उसके सलाह पे यह एक्ट जो है अप्लाई होता था बहुत सारे प्रांत में, सिर्फ बम्बई और मद्रास को छोड़ के। ठीक है, बम्बई और मद्रास के लिए अलग से पुलिस हमारा एक्ट हुआ करता था। तो 1861 के पुलिस एक्ट के द्वारा ठीक है पुलिस एक संस्था जो है एक अलग डिपार्टमेंट के रूप में जो है उभर के आई थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो सही है कि 1861 का पुलिस अधिनियम स्थापित हुआ और पुलिस संगठन को सरकार का एक अलग विभाग माना गया। ठीक है, तो 16 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा पहला तो गलत है। ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स ने पुलिस जमींदार के को दिया था, पुलिसिंग का पावर कंटिन्यू रखा था, उसको ख़त्म नहीं किया था, इसलिए आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। बट आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट टू सप्रेस द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एमंग द इंडियन सोल्जर्स। बोल 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए ब्रिटेन सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया। देखो 1857 की क्रांति जो है बहुत सारे कारणों के कारण हुई। ठीक, तो जब 1857 की क्रांति हुई ठीक है, तो ब्रिटेन सरकार ने क्या किया कि ताकि फ्यूचर में जो है फिर से ऐसी क्रांति ना हो, तो क्या करेगा, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल करेगा और जो उसको सपोर्ट किया होगा उसको उसको और क्लोज करेगा, जो आंदोलन को बढ़ाया होगा ठीक है, जो अंग्रेज को कूटने में मदद किया होगा मतलब अंग्रेज को दबाया होगा, अंग्रेज को मारा पीटा होगा, अंग्रेज का मर्डर किया होगा, उसको वो क्या करेगा, साइड लाइन करेगा, उसको बड़ा बड़ा पोस्ट नहीं देगा मिलिट्री में या फिर पुलिसिंग में, है ना, यही जब किया होगा। राइट, प्लस जो राजा राजा लोग विरोध किए थे है ना, तो राजा लोग का विश्वास को जीतेगा ताकि फ्यूचर में राजा लोग जो है आंदोलन को क्या करे, सपोर्ट ना करे। प्लस
धर्म ही सब पे इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप के धर्म के मामलों में, है ना, छोड़ देगा कि चलो भाई जो जैसा भारत के लोगों को रहना है रहिए, तो ये सब करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बोला इंडियन सोल्जर्स वेयर प्रमोटेड टू, जो है फोस्टर ए सेंस ऑफ इंडेटनेस एंड लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। बोल रहा है इंडियन सोल्जर्स को प्रमोट किया गया था कि सेना के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अक्सर अधिकारी रैंक पर पदोन्नत किया जाता था। ठीक है, ताकि वो अंग्रेज़ों के प्रति ऋणग्रस्तता और वफादारी रखे। राइट, अब देखिए आपको पता है कि इंडियन सोल्जर को प्रमोट नहीं किया जाता था, इंडियन सोल्जर को अधिकारी थोड़ी बनाया जाएगा। इंडियन सोल्जर को अब बड़े बड़े पोस्ट नहीं दिया जाता था, जैसे तोपखाना ये सब का पोस्ट नहीं दिया जाता था। पूरे आर्मी को दो पार्ट में बांट दिया गया था, एक मार्शियल और एक नॉन मार्शियल। मार्शियल मतलब जो बड़े बड़े पोस्ट पे रहेंगे और जिसके पास हथियार वाला पद होगा। नॉन मार्शियल मतलब जो नॉर्मल होगा। तो मार्शियल वाले पोस्ट उनको दिया गया था जो अंग्रेज का मदद किया जाता 1857 क्रांति में। ठीक है, बाकी इंडियन सोल्जर को नॉन मार्शियल का दर्जा दे दिया जाता था। ठीक है, तो इंडियन आर्मी को क्या किया गया था रीऑर्गेनाइज किया गया था। बड़े बड़े पद पे यूरोपियन लोग थे, बाकी छोटे छोटे पद पे वो किसके लिए थे, आपका इंडिया के लोग थे। ठीक है, और इंडियन ऑफिसर जो थे वो सूबेदार के रैंक से ऊपर जो है वो नहीं बढ़ पाते थे। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा, उसको पदोन्नति नहीं किया गया, उसको और डिमीन किया गया और कम किया गया। दूसरा है द गवर्नमेंट डिस्करेज कम्युनल कास्ट एंड रीजनल लॉयल्टी अमंग सोल्जर्स। ऐसा अंग्रेज कभी करेगा क्या कि सरकार की जो है सैनिकों के बीच सांप्रदायिक, जातिगत और क्षेत्रीय निष्ठा को हतोत्साहित करेगा? नहीं, और प्रमोट करेगा कि और जो सैनिक लोग हैं वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रीजन के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे और बटे। ठीक है, इसलिए डिस्करेज नहीं किया और जो है अंग्रेज इनकरेज किया। ठीक है, और ऐसा क्यों किया? अब इसलिए आप देखो अलग अलग जो है रेजिमेंट बना, गोरखा रेजिमेंट, नेपाल रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट। क्यों? ताकि जब बना दोगे तो तोड़ना बहुत आसान होगा, है ना। अभी देखिए अभी भारत में अभी भी जो है अलग अलग रेजिमेंट बना हुआ है, लेकिन मोटा मोटी अभी भी देखो सब भारत के प्रति लॉयल है, ना कि कोई स्टेट के प्रति। लेकिन ये लोग क्या कर किए, अलग अलग रेजिमेंट बना के क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे बांटने का कोशिश किए। कब? 1857 की क्रांति के बाद, ताकि फिर से क्रांति ऐसा ना हो। फिर बोल रहा है एक्सेस टू न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म वर रिस्ट्रिक्टेड। जो सोल्जर्स थे 1857 क्रांति के पहले, उनको बाहर की जानकारी मिलती थी कि किस तरह से उनका परिवार का शोषण किया जा रहा है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के द्वारा, किस तरह से अंग्रेज जो है हस्तक्षेप कर रहा है सैनिकों के धार्मिक मामलों में और भी चीज़ों मामलों में। ये न्यूज़पेपर और जर्नल के द्वारा पता चलता था कि हमारे नेता वेता जो है स्वतंत्रता संग्राम के फ्रीडम फाइटर क्या कर रहे हैं। अब क्या क्या कर दिया कि न्यूज़पेपर ये सब पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई न्यूज़पेपर ये सब कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पढ़ेगा। न्यूज़पेपर है, जर्नल्स है, ताकि जो सैनिक हैं उसको और भी जानकारी ना मिले और फिर वो आंदोलन ना करे। तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं तक पहुंच सैनिकों के प्रति प्रतिबंधित किया गया। तो ये तो सही है। तो हमारा पहला दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये आंसर आपका डायरेक्ट निकल चुका है। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो ख़त्म कर दिया गया पूरी तरह से, है ना। अब कम रानी को शासन दे दिया गया। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गवर्नर जनरल का पद था उसको वाइसराय बन गया। उसके बाद एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। वाइसराय जो था वो रानी के प्रति जिम्मेदार था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार था। ठीक है, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बनाया गया। फिर ये बोल दिया गया कि अब ब्रिटेन जो है अब कोई भी राजा का एरिया को, क्षेत्र को जो है कैप्चर नहीं करेगा, है ना, ये हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक, धार्मिक मामलों में। तो ये सारा चीज़ जो है बोला गया अंग्रेज की तरफ से। क्वेश्चन नंबर है 18, बोल रहा है विद रेफरेंस टू द संथाल हुल ऑफ 1855 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हुल का मतलब होता है बड़ा आंदोलन। तो ये जो 1855-56 में संथाल आंदोलन चला था उसके बारे में है। ठीक, संथाल आंदोलन कहाँ हुआ था? संथाल परगना एरिया में हुआ था, झारखंड के आसपास हुआ था। इसको 4 भाइयों ने जो है लीड किया था। नाम था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये सारे भाई जो थे वो झारखंड के थे। ठीक है, और विरोध क्यों हुआ था? लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो था अंग्रेज का शोषणकारी, उनके लिए हुआ था। प्लस बहुत सारे बाहरी लोग वहाँ उस एरिया में संथाल परगना में आ गए थे और वो मनी लेंडिंग का काम करते थे और लोगों को डिस्प्लेसमेंट का काम करते थे। तो बाहरी लोगों को संथाल लोग जो है दिक्कू के नाम से कह के पुकारते थे। ठीक, तो बोल रहा है इट वाजे, बाद में जो है अंग्रेज इसको दबाने का कोशिश किया, अंग्रेज दब भी गया, भाई लोग इसके चारों मर गए, बहुत सारे लोग शहीद हुए। फिर अंग्रेज जो है संथाल परगना एक्ट पास करता है
संथाल परगना एक्ट पास करता है, ठीक है, 1876 में, ठीक। और ये बोलता है कि कोई भी ज़मीन जो है संथाल लोगों का बिना संथाल के परमिशन से नॉन संथाली को ट्रांसफ़र हम लोग मतलब गैर आदिवासी को हम लोग नहीं दे सकते हैं। ज़मीन ट्रांसफ़र पे बंद हो गया। इससे इससे क्या हुआ, संथाल का ज़मीन संथाल के पास ही रहा और वो वहाँ पे स्वशासन लाया जा सका, सेल्फ गवर्नमेंट लाया जा सका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बोल रहा है कि इट वाज ए ट्राइबल अपराइजिंग, हाँ ट्राइबल आंदोलन तो था अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा था, लेकिन बिरसा मुंडा नहीं थे। बिरसा मुंडा तो मुंडा रिवोल्ट चलाए थे, है ना, मुंडा आंदोलन, ठीक है। कौन किया था, सिद्धू कानू चांदन भैरव, 1855-56 में। 1857 क्रांति के पहले सबसे बड़ा आंदोलन ये था, ठीक है। तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में नहीं हुआ था ये। दूसरा बोल रहा है द लोकल जमींदार बैक्ड द अपराइजिंग आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन विद द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो ये बताइए, लोकल जमींदार कभी भी सपोर्ट करेगा क्या? नहीं। लोकल जमींदार तो वहाँ मनी लेंडिंग ये सब का काम करता था, है ना, जिसको वो लोग दिकू के नाम से बुलाते थे, ठीक है, जो बाहर से आया था और वहीं पे लोकल बन गया था। और वो धार्मिक, आर्थिक, रिलीजन के मामलों में क्या करता था, इंटरफेयर करता था, ठीक है। तो ये लोग आंदोलन किए, सिद्धू कानू चांद और भैरव, जमींदारों लोगों को मार दिए। उनका जो किताब विताब था जिसपे वो लिखता था कि इतना किसका पैसा बाकी है, वो सारा को जला दिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मार दिए, ठीक है। तो जो लोकल जमींदार जो था वो अंग्रेज का समर्थक था, अंग्रेज का सपोर्टर था। इसलिए ये गलत होगा कि स्थानीय जमींदारों ने इसका समर्थन किया और यह विद्रोह की ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों से उनको हताशा के कारण हुआ था, तो ये गलत हो गया। फिर बोल रहे थे संथाल परगना एक्ट जो था 1876 का, वो इनेक्ट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस अपराइजिंग, तो ये सही है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत जो ज़मीन था वो संथालियों का ज़मीन नॉन संथाली मतलब गैर आदिवासी को अब नहीं दिया जा सकता था। कौन हो रहा है, कितने कथन सही हैं? तो एक ही कथन सही है। आंसर जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। बोला इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू द क्रिप्स प्रपोजल। हो रहा है क्रिप्स प्रपोजल के रिस्पॉन्स में ये हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्रिप्स मिशन आया था, आपको पता है कि सबसे पहले देखो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ क्यों था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, ठीक। क्यों हुआ था? क्योंकि 1939 में अंग्रेज जो था ये बोल दिया था कि हम लोग, भारत जो है इंडिया की तरफ से, भारत जो है इंग्लैंड की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहा है बिना इंडिया से पूछे, और इंग्लैंड का समर्थन कर रहा है। प्लस जापान भी जो है आने घुसने लगा था इंडिया में, आपका नॉर्थ ईस्ट के एरिया से, है ना। प्लस भारत के लोग बेरोजगार भी हो चुके थे, युद्ध के कारण बहुत सारा क्षति हुआ, जान माल का नुकसान हुआ। अब वो फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे कि अब हमको यहाँ से भगाना है अंग्रेज को, इसलिए भारत के लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, ठीक है। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के पीछे और भी कुछ कारण थे कि अंग्रेज चाहता रहा था कि भाई कहीं किस तरह से भारत का समर्थन जो है हम आपका लें, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है। तो यहाँ के सैनिक अगर इंग्लैंड की तरफ मिल जाएंगे तो आसानी से जो है इंग्लैंड जीत सकता है। लेकिन इसके लिए भारत को मनाने के लिए इंग्लैंड जो है बहुत सारा प्रस्ताव लेके आया। सबसे पहले अगस्त प्रपोजल लेके आया 1940 में, लेकिन भारत के लोगों ने इसको नकार दिया क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात था, आज़ादी का बात ये सब नहीं था। फिर नहीं माने भारत के लोग, तो इसके अगस्त प्रपोजल के विद्रोह में भारत जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह लेके आता है। कौन सा? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। फिर से अंग्रेज जो है भारत के लोगों को मनाने के लिए लेके आता है क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, ठीक है। लेकिन ये भी प्रपोजल जो था वो सफलपूर्वक नहीं होता था। फिर भारत जो है इसके जब क्रिप्स प्रपोजल स्वीकार नहीं किए क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस का बात था, इसमें और भी दुनियादारी का फालतू का बात था, तब भारत के लोग जो है बोले कि अब हमको भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। फिर गांधी जी जो है ग्वालियर टैंक में बम्बई में डू और डाई करो और मरो का नारा देके जो है वो आपको स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के आसपास, ठीक है। ये मूवमेंट जो था वो मतलब वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। गांधी जी भले वायलेंट नॉन वायलेंस अहिंसा का पुजारी थे, लेकिन इस आंदोलन में ये कोई इसका नेता नहीं था, क्योंकि जैसे ही आंदोलन शुरू होने ही वाला था तो एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर। और इस ऑपरेशन के द्वारा अंग्रेज जो है रातें रात सभी नेताओं को बंद कर दिया। मूवमेंट का कोई मतलब नेता नहीं था, है ना, और लोग बहुत उग्र थे, तो लोग जो है हिंसा भी करे, ट्रेन व्रेन तोड़े, अंग्रेज मारे कूटे भी। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और फिर अंग्रेज जो है 4-5 साल के बाद भारत में 1947 में भाग गए, ठीक। तो पढ़ते हैं, पूरा इट वाज नॉट इन रिस्पॉन्स टू द क्रिप्स प्रपोजल, ये सही है। इसे क्रिप्स प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था, ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है सोशलिस्ट
स्टैंड ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, वाज एक्टिव इन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज ड्यूरिंग द मूवमेंट। बोल रहा है इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का जो समाजवाद धड़ा था, मतलब समाजवादी जो ग्रुप थे वो भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय था। तो सही बात है, गांधी जी जब जेल हो गया था तो बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे, ठीक है, युवा जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, छुप छुप के जो है आंदोलन का समर्थन किए और ये पूरे भारत में जो है फैल गए। खासकर अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, मतलब हम बाहर नहीं आएंगे, अंदर अंदर जो है काम करेंगे। जैसे उसमें थे जयप्रकाश नारायण थे, जैसे उषा मेहता लोग थे, ये अंडरग्राउंड काम हमारा करते थे। तो वो ठीक है, समझ में आया। जैसे उड़ान उड़न दस्ता, ये किसने चलाया था, ठीक है, आपका जेपी जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, ठीक है। ये फिर इनको अरेस्ट किया गया, फिर यहाँ से भाग गए, फिर नेपाल चले गए, तो इस तरह से तो ये जो है सही है। बोल रहा है कि गांधी जी ओपिन दैट आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ए वेल इक्विप्ड एग्रेसर वाज टू बी कंसिडर्ड ए नॉन वायलेंट एक्ट। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में बोला था कि भाई देखो, अगर अंग्रेज आपको मार रहा है, ठीक है, तो हम भी उसको मारें अगर हिंसा से, तो वो हिंसा नहीं कहलाएगा, अहिंसा कहलाएगा। तो गांधी जी का मानना था कि अच्छी तरह से सुसज्जित हमलावर के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध को अहिंसक रूप कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। याद याद है, ठीक। चलिए, तो ये भी हमारा सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 19 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टक्स एंड द राजपूत इन द अर्ली मिडाइवल पीरियड। जो अर्ली मिडाइवल पीरियड है उसमें टक्स, तुर्की और जो है राजपूत, उसके बीच में क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था, उसके बारे में। द टक्स हैड ए लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट इन देयर आर्मी। बोला टक्स के बाद हाथी थे। भैया तुर्की में कहाँ से हाथी होगा, ठीक। तो जो हाथी लोग थे, आपको पता है राजस्थान के जो राजपूत के जो राजा रजवाड़े थे, उनके पास खूब सारा हाथी होती। नहीं बोलते हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आपने सुना है हाथी घोड़ा तुर्की की जय कन्हैया, नहीं सुना है ना। तो इसीलिए हाथी लोग किस में थे, आपका राजपूत में थे, ना कि तुर्की वाले में। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक। फिर वो तुर्की लोग के पास क्या होता था, उनके पास हथियार होता था अच्छे अच्छे, है ना, तोप वोप हो गया, तो ये सारा चीज़ था। फिर बोल रहा था ग्रोथ ऑफ द फ्यूडलिज्म हैड वीकेंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। देखो फ्यूडलिज्म जो है, सामंतवाद, बहुत ही ख़राब चीज़ है। सामंतवाद का मतलब है जिसके पास ज़मीन होगा उसके पास ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे ज़मीन, जब लोग मान लो एक एरिया है, ठीक, इसमें एक व्यक्ति का ज़मीन है पूरा, ठीक, तो अब ये पूरे एरिया को ये मैनेज कर सकता है, ठीक है, इसका डिसीजन मान्य होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक और व्यक्ति आ गया जिसके पास ये ज़मीन हो गया, यहाँ पे और व्यक्ति ये ज़मीन, ये क्या होगा, ज़मीन बट गया और अलग अलग जो रीजनल पावर डेवलप्ड हो गए, है ना, जो ज़मीन पे आधारित थे। तो इससे जो मेन राजा था दोस्तों वो कमज़ोर हो गया, ठीक है। सामंतवाद के विकास से प्रशासनिक ढांचे को कमज़ोर कर दिया, भारतीय सेना का सैन्य संगठन और राज्यों का भी संगठन को इसने कमज़ोर किया, ठीक है। कौन, सामंतवाद। सामंतवाद आप समझ गए क्या होता है। तो सामंतवाद कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है ना, किसी भी समय में। फिर बोल रहा है टुक्स मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, और तुर्क के पास बहुत सारी सेनाएं थी, सही बात है ना। टक्स के पास जो था उसका ट्राइबल स्ट्रक्चर था, मतलब जनजाति उसका संरचना था, और वहाँ भी एकता सिस्टम और खलीसा सिस्टम था। तो एकता सिस्टम और खलीसा सिस्टम के द्वारा, एकता सिस्टम आप समझते हो, ज़मीन को, लैंड को अलग अलग पार्ट में जो बांटने का सिस्टम था वो एकतादारी बोलते थे ना। इल्तुतमिश को बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है एकता को लागू करने के लिए, लेकिन इसके पहले भी जो है एकता सिस्टम था, ठीक। खलीसा सिस्टम हुआ करता था। खलीसा सिस्टम, जैसे जो पूरा ज़मीन था, जो राजा का ज़मीन था, उसको खलीसा बोला जाता था, जो जो राजा के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होता था। बाकी सिस्टम को जागीर सिस्टम बोलता जाता था, जागीरदारी सिस्टम। जो राजा जो है किसी को ज़मीन दे देता था और उस ज़मीन का रख रखाव का जिम्मेदारी उस व्यक्ति को होता था। उससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, आर्मी को मेंटेन करता था, और जब राजा को ज़रूरत पड़ता था तो आर्मी राजा को भेजता था, ठीक है। और बाकी का पैसा जो है उस एरिया से जो कलेक्ट होता था, एक्सेस पैसा, वो राजा को देता था, ठीक है। तो जब जागीरदारी, जब जागीर ज़्यादा दिया जाने लगा, खलीसा लैंड कम होगा। मान लो ये पूरा एरिया है खलीसा का, जो राजा का खुद का मेंटेनेंस के लिए, राजा का आर्मी वार्मी के लिए, खुद को के लिए, है ना, राज दरबार के लिए। अगर मान लियो ये ज़मीन वो जागीर में दे दिया किसी को, ये भी जागीर दे दिया, तो खलीसा लैंड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो राजा के पास खुद का रेवेन्यू जनरेट करने का कैपेसिटी कम होगा। अब राजा को ये जो जागीरदार है उससे डिपेंड होना पड़ेगा आर्मी के लिए और पैसे के लिए, ठीक है। तो जब भी खलीसा ज़मीन कम होता है तब राजा कमज़ोर होता है, या कमज़ोर राजा के समय में खलीसा लैंड क्या होगा, कम होगा, है ना। जागीर बढ़ेगा। जैसे औरंगजेब के समय समय तक खलीसा लैंड बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद जब औरंगजेब के बाद का राजा आया तो कमज़ोर था, तो खलीसा लैंड कम हुआ और जागीर लैंड बढ़ता है,
ठीक है। तो एकता सिस्टम और जागीर सिस्टम मेंटेन के द्वारा तुर्क जो थे वो बड़े बड़े स्टैंडिंग आर्मी जो है वो मेंटेन करते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही है। और इसके आर्मी में ज़्यादा जो था घोड़ा ज़्यादा था। क्या ज़्यादा था? घोड़ा। ठीक है। और हाथी किस में था? राजपूत में। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर द रीजन फॉर द डिफीट ऑफ राजपूत। तो राजपूत क्यों हारे थे? तो राजपूत इसलिए हारे थे क्योंकि फ्यूडलिज्म भारत में था, सामंतवाद था, और तुर्क के पास स्टैंडिंग आर्मी बहुत थी, वहीं राजपूत के पास उतना जो बड़ा सेना जो है वो नहीं था। ठीक है, प्लस घोड़ा वोड़ा था। तो घोड़ा और हाथी के तुलना में देखोगे तो घोड़ा आसानी से मूव कर पाएगा, तेज़ी से दौड़ पाता है, तो हाथी उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए राजपूत जीत गए। प्लस राजपूत में जो है उनमें यूनिटी का कमी था, है ना, तो ये सारा चीज़ है। तो आंसर 2 एंड 3 होगा। ठीक है, 2 एंड 3, राइट। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 हमारा सही है, 2 ऑप्शन। ठीक है, तो 20 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्ली भक्ति ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एन इम्पोर्टेंट थीम इन द तमिल भक्ति हाइम्स इज द पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दक्षिण भारत की प्रारंभिक भक्ति परंपराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि तमिल भक्त जनों की एक महत्वपूर्ण विषय कवियों का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध है। तो ये जो है हमारा जो है वो सही है। जो तमिल भक्ति संत थे, चाहे वो अलवर हो नयनार हो, उनका मेन थीम यही था कि वो अपने रचना में बुद्धिज्म और जैनिज्म का विरोध करते थे। यहाँ तक कि जो राजा थे, जो उस समय के चोल किंगडम के या फिर चेरा चोला पांड्या के, वो जो है ब्राह्मणिकल और भक्ति आंदोलन का जो है वो प्रमोट करते थे, और पंडित को या बाकी लोगों को भी ये ज़मीन देते थे मंदिर बनाने के लिए, चाहे वो विष्णु जी का हो या शिव जी का हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो सही होगा कि तमिल भक्तजनों में एक महत्वपूर्ण विषय कवियों का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विरोध है। फिर बोल रहा है नलाइरा दिव्य प्रबंधम ऑफन डिस्क्राइब ए तमिल वेद इज कंपोज बाय नयनार। बोल रहा है नलावीरा दिव्य प्रबंधन, ये क्या है? तमिल का वेद भी इसको बोला जाता है। इसको बनाए थे कौन? अलवर ने। अलवर। जो नयनार थे दोस्तों वो शिव के उपासक थे, और जो अलवर थे वो विष्णु के उपासक थे। तो जो नलियारा दिव्य प्रबंधम किसका किसका रचना है? अलवर का रचना है, ना कि नयनार का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? एक हमारा सही है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों लिख के बताइए कि नयनार की संख्या कितना था, ठीक है, और अलवर का संख्या कितना है। ठीक है, ये हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ 1 से 2 जो है आपका महिला अलवर संत का नाम बताइए। महिला अलवर संत का। अगर कोई अच्छा धाम मंदिर गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा अलवर महिला संत का मूर्ति। ठीक है, तो बताइए कि महिला अलवर संत का नाम क्या है? 1 2 का नाम बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22 बोल रहा है इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्ण देव राय अष्टदिग्गज वेयर। तो कृष्ण देव राय जो थे आपको पता है बहुत ही फेमस आपका विजयनगर अंपायर के दोस्तों रूलर थे। ठीक है, इनके दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करता था, मतलब 8 अष्ट मतलब 8 और दिग्गज मतलब तेलुगु कवि हुआ करता था। ठीक है, जिसमें फेमस व्यक्ति थे जैसे अल्लाह सानी पेदाना। क्या नाम था? अल्लाह सानी पेदाना, PEDDANA। ठीक है, ये एक बुक लिखे थे, नाम था उसका मनु चरितम। मनु चरितम। ठीक है, इनको आंध्र कवि पितामह भी बोला जाता है, अल्लाह सानी पेदाना को। ठीक, और भी वे जो कवि थे जैसे नदी तिम्मन्ना थे, जिन्होंने लिखा था परिजात पहरणम, परिजात पहरणम लिखा था। ठीक है, फिर एक व्यक्ति थे मध्या गरी मल्लाना, फिर दुर्जाति, फिर अय्याला राजू, रामभद्र कवि, पिंगली सुराना, रामराज भूषणा, तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामा आपने पढ़ा है, तो वही तेनाली रामा अष्टदिग्गज में भी एक दिग्गज थे, एक तेलुगु कवि थे। ठीक है, तो अष्टदिग्गज किसको बोला जाता है? 8 तेलुगु कवि को। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है जो है अब देखिए
ग्रुप ऑफ 8 पावरफुल मिनिस्टर्स। अब देखिए दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि चंद्रगुप्त दरबार के चंद्रगुप्त जो था राजा, है ना, गुप्त वंश का, उसके दरबार में नवरत्न रखते थे, नवरत्न का नाम क्या था वो बताइए। और प्लस जो हमारा अकबर था उसके दरबार में भी नवरत्न मिनिस्टर रहते थे, नवरत्न मिनिस्टरों का नाम बताओ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर है 22 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द किताब उल हिंद, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। जो किताब उल हिंद है वो बुक किसका है बताइए। तो 1017 में जब सुल्तान महमूद जो था, ठीक है, गजनी ने जब अटैक किया ख्वारिज्म पे जब अटैक किया, तो बहुत सारे वहाँ के जो स्कॉलर थे, जो पोएट थे ख्वारिज्म के, उसको अपने साथ ले लिया कैपिटल में, कहाँ पे, गजनी में। अलबरूनी भी जो था उसी में से एक व्यक्ति था, और अलबरूनी ने किताब उल हिंद लिखा है, ठीक है। और किताब उल हिंद जो है वो किस में लिखा गया है, अरबी में लिखा गया है, बहुत ही बड़ा बुक है वो, ठीक है, लगभग उसमें 80 चैप्टर है। उसमें धर्म का, फिलॉसफी का, फेस्टिवल का, एस्ट्रोनॉमी, सामाजिक लाइफ, वजन का, वेट्स एंड मेजर का, लॉज, मेट्रोलॉजी का, ये सब का वर्णन है। तो बोल रहा है किताबुल हिंद अलबरूनी ने लिखा है, ठीक है। तुर्किश लैंग्वेज में नहीं है, किस में है ये है आपका अरबी भाषा में। बोल रहा है इट कवर्स है वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी एंड सोशल लाइफ। तो ये सही है। तो बोल रहा है कि कितने स्टेटमेंट सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2, केवल 2। और बताइए कि अलबरूनी ने और क्या क्या लिखा है। रिहिला जो बुक है, रिहिला, ठीक है, वो किसका है, इंडिका, और कौन सी भाषा में। जो इंडिका बुक है, ठीक है, वो किसका है और कौन सी भाषा में, लिख के बताओ। तो क्वेश्चन नंबर है 23 का बी। अलबरूनी जो था वो सेकुलर राजा नहीं था। वो कैसा राजा था, क्योंकि देखो वो सेकुलर मतलब व्यक्ति ने, पोएट नहीं था वो, मुस्लिम इस्लामिक पोएट हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल दैट फर्स्ट फीचर द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज इंस्पायर्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मोमेंट। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा है, ठीक है, तो उन उसी से प्रभावित जो थे वंदे मातरम था, है ना। तो वंदे मातरम जो बुक उन्होंने लिखा है वो कौन से हिस्टोरिकल इवेंट से प्रभावित था, तो वो प्रभावित था सन्यासी विद्रोह से। सन्यासी जो विद्रोह हुआ था, आपको पता है बंगाल में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल में 1770 में एक बहुत बड़ा भूखमरी हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग फेमिन में मर गए थे, ठीक है। साथ ही साथ सन्यासियों के का जो मूवमेंट था, ठीक है, और मंदिर में और बाकी जगहों पे उस पर अंग्रेज प्रतिबंधित लगा दिए। तो इन 2-3 कारणों के कारण जो है सन्यासी भी लोगों ने सन्यासी विद्रोह जो है वो 18th सेंचुरी में शुरू किया था। उन्हीं पे लेके उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। और आनंद जो मठ है उसी से वंदे मातरम लिखा गया है, मतलब लिया गया है। क्लियर। तो आंसर जो हो जाएगा 24 का बी। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, ठीक। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो है वो पहली बार कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हमारा जो जन गण मन है, ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो इसको सबसे पहले कौन से कांग्रेस के सेशन में गाया गया था, ये लिख के बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1970 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के संबंध में दिए गए कथनों का में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो हमको ढूंढना है। बोल रहा है इट वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय रास बिहारी घोष। बोल रहा 1907 का जो वो था, क्या बोलते हैं, सूरत का अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने, सही बात है। 1905 से ही जो है गरम दल और नरम दल के बीच में जो है, मतलब एक तरफ जो लाल बाल पाल थे, ठीक है, जो चाहते थे मूवमेंट को आगे बढ़ाना भारत में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों का विरोध करना चाहते थे, सिर्फ जो है नौकरी वोकरी का ही नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना चाहते थे, कपड़ा उपड़ा का, ठीक है, आंदोलन को उग्र करना चाहते थे। वहीं दूसरे तरफ जो था मॉडरेट लोग थे, जिसमें आपके रास बिहारी घोष हो गए, ठीक है, जिसमें आपका दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारा था।
तो 1905 से ही ये दोनों में मतभेद होने लगा था। तो 1905 में जब कलकत्ता में, तो 1905 में जो सेशन हुआ था दोस्तों बनारस में, ठीक है, उसको हेड किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। और यहाँ पे बात हुआ था कि भाई चलो मूवमेंट को आगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत सारे, लेकिन अंग्रेज जो है, लेकिन कांग्रेस जो है मतलब का जो लाल बाल पाल था, वो इस बात से उतना ज़्यादा एग्री नहीं हुआ। तो बोले ठीक है, अगली बार हम लोग का अध्यक्षता करवाना चाहिए लाल बाल पाल की तरफ से, ठीक है, मतलब गरम दल की तरफ से। तो फिर 1906 में जो है सोचे कि नहीं हम लोग बनेंगे नरम गरम दल वाले से, लाल बाल पाल वाले से। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है अध्यक्षता किए कलकत्ता सेशन में, और दादा भाई नौरोजी को सभी लोग कांग्रेस के अंदर बहुत रिस्पेक्ट से देखते थे। तो जब ये बने अध्यक्षता, तो फिर कोई विरोध इसका नहीं किया। और स्वराज जो है पहली बार कांग्रेस का गोल होगा, उसका अनाउंसमेंट जो है दादा भाई नौरोजी के कार्यकाल के समय कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता में किया था। अब फिर जो है जो गर्म दल वाले थे उन्हीं, वो आप बोले थे नहीं बेटा अब अगली बार तो हम लोग का ही बनेगा 1907 में। तो वो हुआ सूरत में। फिर लेकिन जो है एक प्रावधान कर दिया गया कि जो उस एरिया का लीडर होगा वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सूरत में मीटिंग था, और बॉम्बे और गुजरात, सूरत एक ही में पहले आता था। तो तिलक को हटाने के लिए सूरत में मीटिंग करवाया गया था, ठीक। तो तिलक नहीं हुए, तो फिर रास बिहारी बोस का अध्यक्षता किए थे, ठीक है। और ये थे आपका नरम दल का, गरम दल का नहीं थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। तो फिर जो है जूता चप्पल चढ़ा चला, कुर्सी उर्सी चला, और आंदोलन जो है कांग्रेस दो पार्ट में बट गया। मॉडरेट, जिसका लीडर लाल गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, ये सब थे। उसके बाद दूसरा हो गया गरम दल एक्सट्रीमिस्ट, जिसका अध्यक्ष था लाल बाल पाल, ठीक है, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, और आपका अरविंदो घोष, ये सारे लोगों ने किया, ठीक है, समझ में आया। फिर जाके ये आंदोलन जो है दो पार्ट में बट गया, और कांग्रेस कांग्रेस को अंग्रेज ने कमज़ोर कर दिया आंदोलन को। पार्लियामेंट रिफॉर्म लाके मॉडरेट लोग जो थे वो मान गए इसे। और आपका जो है बाकी लाल बाल पाल में से लाल लाजपत राय को भेज दिया आपको कहाँ पे, अंडमान निकोबार। वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद जो हमारे लाल लाजपत राय पढ़ने के लिए चले गए, तिलक चले गए आपका मांडले जेल, ठीक है। और अरबिंदो घोष ने रिटायर ले लिया पॉलिटिक्स, अरबिंदो आश्रम खोल दिया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर गए। और बिपिन चंद्र पाल उसके बाद क्या किए। अब बिपिन चंद्र पाल का क्या हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आप देखिए, तो रास बिहारी घोष इसका अध्यक्षता किए थे, सही है। इसके बाद कांग्रेस स्प्लिट किया, एक्सट्रीम, सही है। द मॉडरेट वर अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट विच वर डिमांडेड बाय एक्सट्रीमिस्ट, ये भी सही है। मॉडरेट नहीं चाहते थे, बहिष्कार के विरोध में वो नहीं थे, ठीक है, बहिष्कार के मतलब विरोध में थे वो, उदारवादी जो थे उसके सपोर्टर में थे कि बहिष्कार करो। फिर स्वदेशी रिजोल्यूशन वाज पास टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, तो स्वदेशी जो है आपका प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश गुड का जो है हम लोग बॉयकॉट करते हैं। तो स्वदेशी ये सूरत स्प्लिट पे नहीं हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका कहाँ पे 1905 के मीटिंग में हुआ, ठीक है। जब आपका बनारस में मीटिंग हुआ था तो उस समय बोला गया था कि हम लोग स्वदेशी गुड को स्वीकार करेंगे, लेकिन हाँ विदेशी गुड को बॉयकॉट करेंगे। ये मॉडरेट नहीं मानते थे कि हम बॉयकॉट नहीं, हम हाँ अपना कपड़ा पहनेंगे लेकिन विदेशी कपड़ा का बॉयकॉट करेंगे, इसका प्रस्ताव को नहीं लाया गया था, जो डिमांड कर रहे थे हमारा एक्सट्रीमिस्ट लोग, मतलब उग्रवादी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गरम दल वाले लोग, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 26। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो मराठा बहुत ही बड़ा जो है एरिया में फैला हुआ था, और बोलते हैं कि अंग्रेज को सबसे ज़्यादा जो टक्कर दे सकता था वो मराठा ही दे सकता था। लेकिन 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें आपको मराठा हार गया, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया और मराठा हार गया, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है आपको मराठा को हुआ। फिर मराठा उस तरह से नहीं उभर पाया जिस तरह से उसको उभरना चाहिए था, ठीक है। तो मराठा पावर उभर के वो कहाँ कहाँ उभरा था पहले, दक्कन में उठा था, जो महाराष्ट्र और का जो एरिया है उसके आसपास, ठीक है। तो मराठा जो अम्पायर था वो अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसको बोलते थे प्रांत। प्रांत का मतलब होता है प्रोविंस, ठीक है। तो मराठा अम्पायर जो था वो प्रांतों में बटा हुआ था, राइट। और प्रांत जो था, जो व्यक्ति के अंदर में था, उस व्यक्ति को सूबेदार बोलते थे, ठीक है। बहुत सारे सूबेदार को कंट्रोल करने के लिए सर सूबेदार हुआ करते थे, ठीक है।
तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा था, जो से कोई किंगडम, मराठा किंगडम, ये बाटा बटा हुआ था प्रांत में, ठीक है। एक छोटा पोर्शन जो हुआ वह हुआ प्रांत। जो प्रांत थे वो भी छोटे छोटे पार्ट में बटे हुए थे, जिसको बोलते थे तर्फ। क्या बोलते थे? तर्फ, TARF। तर्फ को जो हेड करता था उसको बोलते थे हवलदार। क्या बोलते थे? हवलदार बोलते थे, ठीक है। उसके बाद तर्फ से भी छोटा होता था, उसको बोलते थे मौजा। क्या बोलते थे? मौजा, MAUJAS, मौजा बोलते थे। और मौजा जो था वो सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, ठीक है, मौजा। और सबसे बड़ा क्या था? प्रांत। और जो तर्फ था उससे, प्रांत से छोटा और मौजा से बड़ा था। और सूबा जो था, और जो सूबा हुआ करता था दोस्तों, वो मुग़ल अम्पायर जो था वो बटा हुआ था। मुग़ल जो प्रांत था, वो मुग़ल जो साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, प्रोविंस में बटा हुआ था, उसको सूबा बोलते थे। और उसका हेड कौन होता था? सूबेदार। तो मराठा लोग जिसको प्रांत बोलते थे, मुग़ल लोग उसको सूबा बोलते थे, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो आंसर क्या होगा? मौजा, वही वाला मौजा जो गाना उसमें गाते हैं ना, शाम सवेरे खाली मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा, वो वाला। नेक्स्ट देखिए, बोला विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। बोला भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले होता है जी। तो पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 27 है। बोला इमरजेंस ऑफ द गोलकुंडा, गोलकुंडा का उदय। तो गोलकुंडा मतलब आप समझ लो कब बना था भैया? विजयनगर अंपायर कब बना था? विजयनगर अंपायर बना था 1336 में। कौन बनाया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाई बनाए थे, ठीक है। विजयनगर अंपायर का नींव रखे थे, ठीक है। तो विजयनगर कब बना था? 1336 में, राइट है। अब देखो, बोल रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर हो गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गोवा बाय द पुर्तगीज। पुर्तगीज तो भारत में 1498 में ही आए थे, इसका मतलब 1336 के बाद ही होगा, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पे कैप्चर किया था, ठीक है, वो किया था 1510 में। और किसने किया था? पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने गोवा को कैप्चर कर लिया था बीजापुर के सुल्तान से 1510 में, हो गया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गजपति किंगडम ऑफ उड़ीसा। गजपति किंगडम जो उड़ीसा था उसका स्थापना किया था गजपति राजाओं ने 1435 में, मतलब उसके बाद में। और गोलकुंडा का सुल्तान का जो उदय हुआ था वो हुआ था 1518 में। कब हुआ था? 1518 में, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तानों ने मिल के जो है हरा देता है बहमनी किंगडम, सब मिलजुल के जो है ख़त्म कर देता है किसको? विजयनगर अंपायर को। राक्षस तांगड़ी का युद्ध होता है और उसके बाद विजयनगर अंपायर का खत्म, नाश हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसका नींव रखा था, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द बहमनी किंगडम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहमनी किंगडम के बारे में मैंने बता दिया। बहमनी किंगडम का स्थापना किया था किसने? हसन गंगू ने किया था, ठीक है। जो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, ठीक है, उसके अंदर में एक ऑफिसर था जिसका नाम था हसन गंगू। यही हसन गंगू जो है ने बहमनी किंगडम का स्थापना किया था। आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है भारत इतिहास में फेमस तो है, लेकिन मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए फेमस है। उस समय के हिसाब से मूर्खतापूर्ण होगा, लेकिन अभी के हिसाब से विजनरी लीडर था, है ना। जो नया टोकन करेंसी लेके आया था, उसने अपने कैपिटल को, है ना, दौलताबाद जो है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने कैपिटल को, राजधानी को ट्रांसफ़र किया था 1327 में दिल्ली से दौलताबाद में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मंगोल के आक्रमण के डर से, और हमारा केंद्र एक लोकेशन दौलताबाद में होगा, तो वहाँ से पूरा मतलब दौलताबाद साउथ में हो गया, तो यहाँ से पूरे को मॉनिटर कर पाएगा, इसलिए इसने सोचा कि कैपिटल को ट्रांसफ़र करेगा दिल्ली से दौलताबाद में, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, बहुत सारे सैनिक इसके मर वर गए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी था दिल्ली से, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका मिशन फेल हो गया। इसके अलावा इसने खुरासीन और चर्चिल का भी आंदोलन किया था, खुरासीन और चर्चिल को जीतने के लिए, लेकिन वो भी फेल हो गया। टोकन करेंसी भी लाया था, वो भी फेल हो गया। इसलिए फेलियर
रूलर सुल्तान के रूप में माना जाता है। तो जब ये कैपिटल को ट्रांसफ़र करा था दिल्ली और दौलताबाद में साउथ में, तो वो साउथ में जब गया तो एक उसके साथ एक ऑफिसर भी था जिसका नाम था हसन गंगू। फिर उसने क्या किया, बहमनी किंगडम का न्यू रखा कहाँ पे, 1347 ईस्वी में बहमनी किंगडम का उसने न्यू रखा साउथ में 1347 ईस्वी में, राइट। और ये उसका पहला रूलर भी और फिर उसने उसको टाइटल, हसन गंगू था, ठीक है ना, उसको उसने खुद को टाइटल दिया बहमन शाह का, बहमन शाह का, ठीक। और फिर बहमन शाह का टाइटल दिया और वो पहला राजा भी था बहमन किंगडम का, ठीक है। फिर एक राजा था मोहम्मद वन, उसने क्या किया, विजयनगर एम्पायर को हरा के गोलकुंडा को बहमनी किंगडम में मिला लिया, ठीक है। तो बोला इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द महमूद गवान इन द दक्कन रीजन, गलत है, महमूद गवान नहीं था, कौन था, हसन गंगू था। तो ये हमारा गलत होगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, महमूद जो गवर्न था वो अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था या किसके समय आया था और वो क्या किया था, ठीक है। फिर बोला मोहम्मद बिन तुगलक वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन द बहमनी किंगडम वाज फॉर्म्ड। ये एकदम सही है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था दिल्ली का जब बहमनी किंगडम बना था, क्योंकि हसन गंगू उसी का आदमी था, उसी का अधिकारी था जो बहमन शाह के नाम से फेमस हुआ, है ना। तो आंसर जगह करेक्ट पूछा है हमसे, तो करेक्ट कथन सही कौन सा है, केवल 2। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द नाथपंथी सिद्धाचार्य और योगी। नाथपंथी सिद्धाचार्य और योगियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये मैंने पहले ही बताया, तीनों लोग थे, योगी हो यानी नाथपंथी हो, सिद्धाचार्य हो, वो जो कन्वेंशनल जो धर्म था, जो जाति धर्म के आधार पर बटा हुआ था समाज, उसका ये विरोध करते थे और एक ऐसा व्यवस्था चाहते थे, ठीक है, जिसमें इक्वालिटी हो, जिसमें सभी लोगों का बराबरी हिस्सेदारी हो। और ये ग्रुप जो था लोअर कास्ट में, निम्न वर्ग में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, निम्न जाति में, क्योंकि ये समानता का बात करते थे और ये बोलते थे कि हमें जो है निराकार भगवान के पीछे भागना चाहिए, सगुण ब्राह्मण का नहीं, निर्गुण ब्राह्मण का जो है आपका क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मेडिटेशन ये सब करना चाहिए। ये आपको प्रथा में या फिर रूढ़िवादी चीज़ों में नहीं रखते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, तो ये सारा चीज़ और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया नॉर्थ इंडिया में, जैसे गोरखनाथ है, सिद्धाचार्य योगी, ये सब है पूरा। दे इन्फ्लुएंस एक्सपेंडेड प्राइमली इन द वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन नहीं था, नॉर्थ रीजन था। फिर दे आर टीचिंग मेनली अट्रैक्टेड द अपर एंड मिडिल क्लास, गलत बात है। बोल रहा है कि उनकी शिक्षाओं ने मुख्य रूप से उच्च और मध्यम वर्ग को आकर्षित किया, गलत बात है, उनको तो विरोध किया, है ना, क्योंकि ये लोग समाज को पलटने की बात करते हैं, मतलब सामाजिक इक्वालिटी की बात करते थे, यहाँ पे सभी लोग बराबर हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, कोई भेदभाव ना हो। तो जाहिर सा बात है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर बोल रहे हैं दे बिलीव दैट द मेडिटेशन वाज द की टू अटेनिंग द सैल्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये मानते थे कि भाई हमको जो है ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो हमको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कोई उच्चारण नहीं है, उनका मानना था कि ध्यान मोक्ष प्राप्त करने और परम वास्तविकता को समझने की कुंजी है। तो ये सही हो गया। तो ये बोल रहे दे प्रमोटेड द इस्टेब्लिश सोशल हायरकी थ्रू लॉजिकल रीजनिंग। नहीं, ये बोलते थे कोई समाज में जो है पदानुक्रम नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो कि ब्राह्मण ऊपर और क्षत्रिय। ये बोलते थे कि कुछ नहीं होना चाहिए, सब बराबर है, सब इक्वालिटी की तरफ मूव करो। तो इसलिए ये वाला गलत है। तो 29 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन होगा हमारा गा, सी। क्वेश्चन नंबर हम अब 30 देखते हैं, ठीक है। बोले विथ रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडिया सलहेर, जिंगी एंड पनहाल वेयर वेल नोन फॉर। बोल रहा है कि मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत में जो 3 शब्द दिया हुआ है, सलहेर, जिंजी और पनहाल, ये क्या था। देखो ये जो तीनों जो चीज़ थे, ये आपका मराठा मिलिट्री लैंडस्केप से रिलेटेड था, ठीक है। और हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालने के लिए, है ना, इसको नॉमिनेट भी किया गया है। ये मराठा का किला हुआ करता था, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा शिवनेरी का किला, लोहागढ़, खंडेरी का किला, रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला, सुवर्ण दुर्ग आपने नाम सुना होगा, पन्हाला जो पूछा है, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक जिंजी किला है, जिंजी फोर्ट है। तो वो सारा जो है वो शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसको इंक्लूजन के लिए जो है इसका प्रस्ताव बोला गया, उसको शामिल भी कर लिया गया है। तो 12 का 12। तो ये सब क्या हुआ था, ये सब किला हुआ करता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इतिहास, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए।
स्टेटमेंट 1 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन इन सपोर्ट ऑफ द इल्बर्ट बिल। बोल रहे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने इल्बर्ट बिल का समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया। सबसे पहले आप समझो इल्बर्ट बिल था क्या। इल्बर्ट बिल को लेके आया था, ठीक है, इल्बर्ट बिल था, एक बिल था जिसके द्वारा ये बोला गया था कि अगर कोई केस यूरोप के लोगों पे चलेगा, मतलब अंग्रेज के लोगों पे अगर कोई मुकदमा चल रहा है भारत में, तो उसका सुनवाई जो होगा वो यूरोप के जज ही करेंगे, मतलब यूरोपियन जज ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता है। ये इल्बर्ट जो बिल था वो आपको 1883 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1883 में। लेकिन इस बिल का विरोध किए कांग्रेस ने। सिंपल बात है, करेगा ही करेगा, ठीक है, समझ में आया। तो इल्बर्ट बिल जो था वो लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय। किसके लाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84 में। इस बिल के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जो इंग्लैंड मतलब अंग्रेज लोगों पे जो मुकदमा अगर भारत में चलेगा तो इंडिया के जज भी उसका मुकदमा का सुनवाई कर सकते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हुआ लॉर्ड रिपन का भी और इस बिल का भी। तो फिर ये जो बिल है वो बहुत ही मतलब कमज़ोर तरीक़ा से पास हुआ, जिसमें अंग्रेज अभी भी ऊपर थे, ठीक है। अब देखो ये बिल लाया गया था 1883 में आसपास, है ना, और कांग्रेस बना कब? 1885 में। तो कैसे कांग्रेस जो है इल्बर्ट बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया होगा? नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत 1-2 साल बाद कांग्रेस बना है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया, क्योंकि डी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है कि पहला गलत है, तो डी हमारा सही ऑप्शन हो गया कि स्टेटमेंट 1 सही, गलत है लेकिन 2 सही है। 2 पढ़ लेते हैं। तो इल्बर्ट बिल एम्पावर्ड द इंडियन मैजिस्ट्रेट और सेशन जज टू ट्राई चार्जेज अगेंस्ट द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। वही मैंने आपको बताया कि इल्बर्ट बिल ने भारतीय मजिस्ट्रेटों या सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों के विरुद्ध अभियोग चलाने मतलब मुकदमा चलाने का अधिकार दिया था, इसलिए अंग्रेज इसका विरोध किए थे। फिर ये डाइल्यूटेड फॉर्म में कमज़ोर तरह करके जो है बिल को पास कर दिया गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा। लॉर्ड रिपन जो था इस बिल के समर्थन में थे, लाना चाहते थे, लेकिन उनका भी विरोध किया अंग्रेज ने, ठीक है। तो आंसर जो होगा 31 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम अब 32 देखते हैं। बोल रहा है कि प्रति सरकार ए फॉर्म ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज प्रोक्लेम्ड इन। तो प्रति सरकार जो थी एक आपका पैरेलल, एक समानांतर जो सरकार था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, वो कहाँ पे था? ठीक है, देखो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में बहुत ही अलग अलग पैरेलल सरकार बना था। पैरेलल सरकार का मतलब जैसे कि अभी देखो कोई गांव है तो इसमें आपको डीएम मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट है उसमें डीएम है, एसपी है, तो उनका एक प्रशासन व्यवस्था है। उसी के पैरेलल अगर कोई लोग जो है ग्रुप बना दे कि चलो ठीक है आपको रोड वोड बनवाना है या और भी कुछ कराना है तो आप हमारे पास आइए, तो इसको कोई कोई सेलेक्ट रिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, कोई चुना नहीं है। लेकिन ये लोग वो काम अगर करने लगे जो ओरिजिनल में सरकारी काम था, चाहे वो पुलिस सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, तो इसको पैरेलल गवर्नमेंट बोला जाता है, समानांतर सरकार बोला जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में के समय बहुत सारा जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था चित्तूर पांडे ने, ठीक है। सतारा में आपका पैरेलल गवर्नमेंट बना था, कौन बनाया था? प्रति सरकार ने, ठीक है। तो बलिया में किसने बनाया था? चित्तूर पांडे ने बनाया था, वही 1942 के आसपास, ठीक है, कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति थे। फिर अहमदाबाद में आज़ाद गवर्नमेंट बना था गुजरात में, प्रति सरकार 1943 में बना था, ठीक है ना, प्रति सरकार। और ये कहाँ बना था? सतारा में बना था, ठीक है। कौन बनाया था? तो वाई चवन और नाना पाटिल ने बनाया था। सतारा कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में। बलिया कहाँ है? आपका यूपी में, ठीक है। इसके अलावा जातीय सरकार बना था, जातीय सरकार, ठीक है। इसको ताम्रलिप्त भी बोला जाता है। ताम्रलिप्त करके एक जगह था, कहाँ जिसको अंग्रेज के समय में बोला जाता था बहुत पहले, है ना, ताम्रलिप्त। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में तामलुक जगह है जहाँ पे आपका जातीय सरकार बना था 1944 में। इसको तामलुक नेशनल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो पैरेलल गवर्नमेंट का काम होता था कि स्कूल को ग्रांट देना खोलने के लिए, साइक्लोन अगर आया है चक्रवात उसमें मदद करना, ठीक है, सशस्त्र जो समूह है उसको ऑर्गेनाइज करना, कोर्ट बनाना, है ना। उसके अलावा किसानों अमीर अमीर जो किसान है उससे अनाज लेके गरीबों में बांटना, ठीक है, दवा दारू पे कंट्रोल करना, गांधी मैरिज करना, है ना, मतलब बिना डाउरी के मैरिज करना, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट चलाना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये इसका काम हुआ करता था। और सबसे लंबा जो आपका लंबे समय तक जो पैरेलल गवर्नमेंट चला
उसका नाम था प्रति सरकार, जो लगभग 1943 से लेकर 1946 तक चला। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा 32 का बी। क्वेश्चन नंबर है 33। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वीमेन फ्रीडम फाइटर्स इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी वेलु नचियार was the first queen to fight against the British colonial power in India. Kafan Nogliet was the first women freedom fighter from the Khasi Hills. फिर प्रीति लता वाडेकर was jailed for her role in the चिटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, और क्या स्टेटमेंट है, और बस तीन ही है। तो ये तीन महिलाओं का योगदान जो फ्रीडम फाइटर पे है उसको लेके हमारा प्रश्न है। तो तो रानी वेलु नचियार, ठीक है, ये इनका जन्म 1730 के आसपास हुआ था, 1730 में। ठीक है, इन्होंने हैदर अली और गोपाल नायकर की मदद से ब्रिटेन के विरोध में जो है एक आंदोलन चलाया और जीते भी थे, लेकिन अंततः धीरे धीरे करके जो है इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और ये पहला व्यक्ति थे जो ह्यूमन बॉम्ब बनी थी, मतलब मानव बम जो बनी थी, अपने बम शरीर में बम लगा के जो है प्रोड्यूस की थी खुद को, है ना। और फर्स्ट आर्मी जो थी महिलाओं के सोल्जर्स का वो बनाई थी इन्होंने। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना है वो था रानी वेलु नचियार, आपका मैसूर से जुड़े हुए थे। पहला जो है ह्यूमन बॉम्ब का इनका श्रेय दिया जाता है, और पहला आर्मी जो ट्रेंड वीमेन सोल्जर का था उनका ये अंग थी। ठीक, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। दूसरा है कि काफान नोगलेट जो थी पहली महिला थी खासी हिल से, ये भी ठीक है। पहली महिला जो खासी हिल से लड़ी थी उसका नाम था काफान। ठीक है, ये मेघालय इंडिया से थी और इन्होंने ब्रिटेन के विरोध में लड़ा था। ठीक है, अभी भी खासी जनजाति में इनका बहुत ही सम्मान से इनको देखा जाता है, ये ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्रीति लता वाडेकर को चटगांव आर्मी रेड में जेल हुआ था, तो ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी प्रीति लता वाडेकर ने चटगांव आर्मी रेड में। वो जो थी पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब अटैक से जुड़ी थी। किससे जुड़ी थी? पहाड़ ताली यूरोपियन अटैक क्लब से जुड़ी हुई थी। ठीक है, चटगांव आर्मी रोड से ये नहीं जुड़ी थी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि उनसे जुड़ी हुई होगी दोस्तों जुड़ी भी थी चटगांव आर्मी रेड से, लेकिन इनको जो जेल हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि 1932 में सूर्य सेन जो थे, जो चटगांव आर्मी रेड से जुड़े हुए थे, उनका प्लान था कि पहाड़ ताली यूरोपियन क्लब में, ठीक है, अटैक करना। क्यों अटैक करना? क्योंकि पहाड़ ताली ये जो यूरोपियन क्लब था उसमें लिखा था कि एक बोर्ड पे कि कुत्ते और भारत को अलाउ नहीं है। तो सूर्य सेन ने सोचा कि एक महिला नेता को बनाया जाए इस मिशन का अध्यक्ष। कल्पना जो दत्त थी वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुकी थी इस इवेंट से पहले। ठीक है, और इस इवेंट से अरेस्ट हो चुकी थी कल्पना दत्त, तो कल्पना दत्त तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो प्रीति लता को जो है वो उसका चार्ज दिया गया। तो प्रीति लता जो है उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग मिला और फिर वहाँ से उन्होंने प्लान शुरू किया। उसके बाद वो गई, ठीक है, उस क्लब में, और उस क्लब के जो ग्रुप थे उनको पोटेशियम साइनाइड दिया गया। ठीक है, और फिर बोला गया कि आप इसको पिए नहीं तो, अब ध्यान से सुनिए, तो उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग उन लोगों को मिला। फिर जो ग्रुप गए थे अटैक करने, प्रीति लता वाडेकर जिनको जो है आपको लीड कर रही थी, उनको बोला गया था आपको उस क्लब में जाके अटैक करना है, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पोटेशियम साइनाइड भी दिया गया था उनको कि आप पी के मर जाना, मतलब जहर खा के मर जाना। ठीक है, ताकि उन लोगों अंग्रेज को पता नहीं चले कि ये कौन से ग्रुप का है। ठीक है, तो जिस दिन अटैक होने वाला था तो प्रीति लता जो थी वो पंजाबी पुरुष का कपड़ा अपनी पहन ली थी, मतलब उसके ड्रेस में थी। और फिर उसके एसोसिएट थे जैसे काली शंकर डे था, बीरेश्वर रॉय और प्रफुल्ल दास, ये सारे लोग थे। ठीक है, वो क्लब पहुंचते हैं। क्लब पहुंचाने के बाद उस क्लब में 40 लोग होते हैं। ठीक है, तो रिवोल्यूशनरी जो है अपने को अलग अलग ग्रुप में बांट देते हैं, है ना। और उसके बाद लेकिन उनका जो आंदोलन है उतना सक्सेस नहीं हो पाता है। ठीक है, ये लोग पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने से पहले ही पोटेशियम साइनाइड ये खा जाती है और फिर वो उनका वो शहीद हो जाती है। ठीक है, तो वो जेल नहीं होता है, वो शहीद हो जाती है। और चटगांव आर्मी रेड में तो रिलेटेड वो थी ही, है ना।
तो लेकिन वो यूरोपियन का जो क्लब है उस पर अटैक से जुड़ी हुई थी, ठीक है, कलकत्ता में। चलो, तो उसके बाद पहला दूसरा सही है, तो तीसरा हमारा गलत है। तो बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट हमारा जो है वो दोस्तों वो करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 34 अब देखते हैं। बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेगू जो थे वो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, और जो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, वो आपका वाइस राय थे, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला जाता है, ठीक। धीरे धीरे हम देखेंगे कि 1909 से आने वाले एक्ट में धीरे धीरे लोगों को जो है बजट पे क्वेश्चन पूछने का पावर दिया गया, थोड़ा सा वोटिंग का भी पावर मिला, राइट। और जो प्रांत थे उनको पावर दे दिया गया, सेंट्रल का कंट्रोल जो प्रोविंसेस पे वो धीरे धीरे कम किया गया, ठीक है। डायरकी लाया गया कहाँ पे, प्रांतों में, है ना। डायरकी कहाँ पे लाया गया, प्रांतों में डायरकी लाया गया। डायरकी मतलब द्वैध शासन आप बोल सकते हो, राइट। द्वैध शासन में क्या था, जो लिस्ट था, ठीक है, प्रांत का जो लिस्ट था, प्रोविंस का जो लिस्ट था, लिस्ट मतलब जो जो विषय पे वो कानून बना सकते थे, उसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक लिस्ट को बोला गया रिजर्व मतलब आरक्षित, और दूसरे को बोला गया ट्रांसफर्ड मतलब हस्तांतरित। सॉरी, जो रिजर्व लिस्ट था उस पे जो गवर्नर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिसीजन ले सकता था बिना लेजिस्लेचर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसको बोलते थे रिजर्व। इसमें रेवेन्यू ये सब का मामला आता था, है ना। इसमें रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, जिसपे अंग्रेज जो है डायरेक्ट उसको पावर चाहिए बिना किसी जिम्मेदारी के। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट होते थे जिसपे गवर्नर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है डिसीजन लेता था, लेकिन लेजिस्लेचर के विधायिका के जिम्मेदारी से। और इसमें उन चीज़ों को किया गया था जिसमें अंग्रेज चाहता था कि जिम्मेदारी मेरे पे ना रहे, दूसरे पे रहे, जैसे एजुकेशन है, जैसे शिक्षा है ना। तो ये सारा चीज़ है। तो फिर बोल रहा है इट्स सेट अप ए बाय कैमरल लेजिस्लेचर इन द प्रोविंसेस एंड डायरकी एट द सेंटर। तो सेंटर पे डायरकी नहीं लाया गया, डायरकी कहाँ पे लाया गया, डायरकी लाया गया प्रांतों पे। और बाय कैमरल लेजिस्लेचर मतलब द्विसदनात्मक लाया गया सेंटर पे, ठीक है, क्लियर है। तो सेंटर पे क्या लाया गया, द्विसदन, और प्रांत पे क्या लाया गया, द्वैसदन, लेकिन इसमें उल्टा लिखा है इसलिए ये वाला हमारा गलत है। प्रांत पे जो आएगा हमारा बाई कैमरल वो आएगा 1935 एक्ट में, प्रांतों में आपका बाई कैमरलिज्म, ठीक है। और सेंटर पे डायरकी कब आएगा, वो 1935 एक्ट में आएगा, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है इट इस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम, गलत है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जो उस समुदाय के लोग हैं वही वोट कर पाएंगे वहाँ से, और बाकी लोग वोट नहीं करेगा। मतलब अगर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया जाएगा, पृथक निर्वाचन मंडल, तो क्या होगा कि वह उस व्यक्ति से मुस्लिम ही खड़ा हो पाएगा और उसको वोट देंगे सिर्फ मुस्लिम, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते थे। और ये लाया गया था 1909 एक्ट में मुस्लिम के लिए। बाद में 1919 के एक्ट में इसको बढ़ा दिया गया, किसके लिए, एंग्लो सिख के लिए, ठीक है, एंग्लो सिख के लिए इसको जो है वो बढ़ा दिया गया। एंग्लो एंग्लो इंडियन के लिए बढ़ा दिया गया, सिख के लिए बढ़ा दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियन के लिए। फिर 1935 एक्ट में इसको महिलाओं के लिए, लेबर क्लास के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को 1935 में बढ़ाया गया, ठीक। तो पहली बार 1909 एक्ट में आया था, जिसको मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, सांप्रदायिक जो निर्वाचन का पिता भी बोला जाता है, क्योंकि उसने ने समाज को 2 पार्ट में बांटने का कोशिश किया था कि मुस्लिम को लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाने का, ठीक है, वो 1909 के एक्ट में। दूसरा भी गलत है। तीसरा बोल रहा है द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज नॉट टू बी पेड बाय द ब्रिटिश एक्सचेकर। इस 1919 के एक्ट में प्रावधान था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद था, जिसको हमने 1858 के एक्ट से बनाया था, ठीक है, उसको पैसा जो है उसका पेमेंट भारत ब्रिटेन के नागरिक के देंगे। पहले इंडिया का नागरिक देता था, लेकिन अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पूरा खर्चा कौन देगा, ब्रिटेन का नागरिक देगा, ये प्रावधान था। तो बोला कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 35 है। बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट नोटिफाई द लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर ए स्टेट। बोल रहा है कि प्रेसिडेंट जो है
गवर्नर के कंसल्ट करके सलाह मशवरा करके जो है परामर्श से किसी राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करता है। तो ये प्रावधान करेक्ट है। आर्टिकल नंबर 341 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के परामर्श से कोई भी कास्ट को, रेस को, ट्राइब को जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा उस राज्य में दिया जा सकता है उसको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि राज्य को शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट से छेड़छाड़ राज्य नहीं कर सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, राइट। और हाँ, उस लिस्ट में अगर कोई चेंज करना है, प्रेसिडेंट एक बार बोल दिए, अब उस लिस्ट में चेंज करना है तो वो चेंज कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा, राज्य सरकार नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर बोल रहा है कि एनी अमेंडमेंट टू द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कैन ओनली बी डन थ्रू ए लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। वही हमने आपको बताया, आर्टिकल नंबर 341 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कानून बना के उसको लिस्ट में चेंज कर सकती है। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकता है कोई लिस्ट, उसमें एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर बता देगा कि हाँ भाई चलो ये है, अब उस लिस्ट में किसी को हटाना है, रिमूव करना है, तो वो फिर नहीं कर सकता है। अगर करना है तो पार्लियामेंट करेगा, राइट। तो ये हमारा जो है वो सही है। फिर बोल रहा है स्टेट बैकवर्ड कमीशन कैन नॉट रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ ए कास्ट और ग्रुप इन द नोटिफाइड लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखिए, स्टेट का, राज्य का बैकवर्ड कमीशन अब रिकमेंड करना है तो भाई रिकमेंड तो कर ही सकते हैं। रिकमेंड करने में क्या, हाँ सलाह मानना नहीं मानना वो अलग बात है, वो तो प्रेसिडेंट मानेगा, है ना। तो रिकमेंड करने में क्या दिक्कत है? तो राज्य पिछड़ा आयोग बोल रहा है किसी जाति को शामिल करने की सिफारिश करना या अनुसूचित जाति की अधिसूचना सूची में समूह का जो है सिफारिश नहीं कर सकता है। तो ये गलत है, सिफारिश कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करने का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है कि शेड्यूल्ड कास्ट में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको हटाने का, रिमूव करने का। जो चीज़ करेगा प्रेसिडेंट करेंगे, और उसमें लिस्ट में चेंज करना है तो पार्लियामेंट करेगा। क्लियर? तो करेक्ट स्टेटमेंट हमको पूछा है, तो करेक्ट है 1 और 2, राइट। तो हमने 35 क्वेश्चन तक कर लिया, अभी तक हम लोग 135 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, चलिए धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस इस सीरीज जो चल रहा है उसको आप डेली बेसिस पे देखते रहिए, समझते रहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते रहिए। और जो आप स्टैटिक बुक्स पढ़ रहे हैं उसको भी आप साथ साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी अच्छा खासा समय है, 3 महीना सुपर समय है। अगर इसी तरह से पढ़ते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होगा प्रीलिम्स निकालने में, ये हमारा आपका वचन है। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मन लगा पढ़िए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।